साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि क्लोज इकोनॉमी क्या होता है, बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है, ओपन इकोनॉमी क्या होता है, खुली अर्थव्यवस्था क्या होता है, संगठित अर्थव्यवस्था क्या है, असंगठित अर्थव्यवस्था क्या है। और इसके साथ हम अध्ययन करने वाले हैं कि लो इनकम इकोनॉमी क्या होता है, मिडिल इनकम इकोनॉमी क्या होता है, और साथ में ये भी जानने वाले हैं कि हाई इनकम इकोनॉमी क्या होता है। इन सारे टॉपिक का हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं विथ एमसीक्यू। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शेष विश्व के साथ अंतः संबंध के आधार पे, शेष विश्व के साथ अंतः संबंध के आधार पे इकोनॉमी के प्रकार, एक होता है क्लोज इकोनॉमी बंद अर्थव्यवस्था और दूसरा होता है ओपन इकोनॉमी खुली अर्थव्यवस्था। तो ये दोनों क्या होते हैं हम देखते हैं। बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो क्लोज इकोनॉमी क्या होता है। जब किसी अर्थव्यवस्था में निर्यात और आयात नहीं पाया जाता है, जब किसी अर्थव्यवस्था में निर्यात और आयात नहीं पाया जाता है तो उसे हम क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जिम पॉलिसी नहीं पाई जाती है। एग्जिम पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि न निर्यात होगा, न आयात होगा, न एक्सपोर्ट होगा, ना ही इंपोर्ट होगा, न एक्सपोर्ट होगा ना ही इंपोर्ट होगा। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है क्लोज इकोनॉमी में, बंद अर्थव्यवस्था में। दोस्तों इसमें क्या होता है कि निर्यात की बिल्कुल अनुमति नहीं होती। जो इकोनॉमी क्लोज होती है उसमें निर्यात की बिल्कुल अनुमति नहीं होती, लेकिन आयात सरकार अपने लेवल पे कर सकती है। 1951 से पहले दोस्तों, 1951 से पहले जो भारत की इकोनॉमी थी वो भी कैसी इकोनॉमी थी, वो भी क्लोज इकोनॉमी थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं कि ओपन इकोनॉमी क्या होता है। ओपन इकोनॉमी क्या होता है, तो दोस्तों जब किसी अर्थव्यवस्था में शेष विश्व के साथ निर्यात और आयात पाया जाता है, इसका मतलब क्या है, एग्जिम पॉलिसी पाई जाती है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पाया जाता है, तो उस टाइप की अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, ओपन इकोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में क्या क्या होता है, तो व्यापार होता है। व्यापार में क्या, आयात होगा, निर्यात होगा, हम ऋण ले सकते हैं, हम एक देश से दूसरे देश से ऋण ले सकते हैं, हम निवेश कर सकते हैं, हम कहीं पे जाके दूसरे देश में निवेश कर सकते हैं, शेयर बाजार आदि की अनुमति रहती है। तो वर्तमान में विश्व के लगभग सभी इकोनॉमी क्या है, ओपन इकोनॉमी है। तो ये दोस्तों रहा क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्लोज इकोनॉमी क्या होता है। जब किसी अर्थव्यवस्था में निर्यात और आयात की नहीं पाया जाता है तो उसे बंद इकोनॉमी कहते हैं, उसे क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। इसमें एग्जिम पॉलिसी नहीं पाई जाती है। मान के चलिए कि ये कोई देश ए है, उसकी इकोनॉमी क्या है, क्लोज है, उसकी इकोनॉमी क्लोज है। तो यहाँ पे बी देश, सी देश, डी देश, ये जो है यहाँ से एग्जिम पॉलिसी नहीं है ए के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है बी के साथ व्यापार वाणिज्य नहीं कर सकता है, निर्यात आयात नहीं कर सकता है, सी के साथ नहीं कर सकता है, डी के साथ नहीं कर सकता है। लेकिन बी सी डी ओपन इकोनॉमी है तो ये एक दूसरे के साथ निर्यात आयात कर सकते हैं। यही अंतर होता है बंद इकोनॉमी में और ओपन इकोनॉमी में। तो क्या है कि क्लोज इकोनॉमी में सरकार आयात कर सकती है कुछ लेवल तक, कुछ लेवल तक इंपोर्ट किया जा सकता है सरकार के द्वारा, लेकिन निर्यात बिल्कुल बंद रहता है, बिल्कुल अनुमति नहीं रहता है। 1991 से पहले हमारा देश भी क्लोज इकोनॉमी था, इंडिया भी क्या था, क्लोज इकोनॉमी था। लेकिन 1991 से नई आर्थिक पॉलिसी के तहत इंडिया की इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया। और खुली अर्थव्यवस्था क्या होता है, जब किसी अर्थव्यवस्था में शेष विश्व के साथ आयात और निर्यात पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक्सपोर्ट पाया जाता है और इंपोर्ट पाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। ओपन इकोनॉमी में क्या क्या पाया जाता है, तो हम व्यापार कर सकते हैं शेष विश्व के साथ, हम ऋण ले सकते हैं, हम निवेश कहीं पे जाके कर सकते हैं, शेयर बाजार आदि की भी अनुमति रहती है। आज के विश्व में लगभग सभी देश क्या हैं, ओपन इकोनॉमी है। लगभग सभी देश क्या हैं, ओपन इकोनॉमी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन
देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है? विचार करना है। पहला है, खुली अर्थव्यवस्था में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार कर सकता है। खुली अर्थव्यवस्था में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार कर सकता है। दूसरा कथन है, खुली अर्थव्यवस्था से भारत विश्व के अन्य देशों में उत्पादित वस्तुओं का उपभोग कर सकता है। अब देखिए दोस्तों, खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी, जब ओपन इकोनॉमी है तो एक देश जो है दूसरे देश के साथ आयात और निर्यात कर सकता है। आयात और निर्यात का मतलब क्या हुआ? वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार। वस्तु मंगवा भी सकता है, भेज भी सकता है। अतः खुली अर्थव्यवस्था में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार करता है। तो कथन एक क्या हो गया? सही हो गया। दूसरा कथन क्या है कि ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था से भारत विश्व के अन्य देशों में उत्पादित वस्तुओं का उपभोग कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, उपभोग कर सकता है, वहाँ से यहाँ उस वस्तु को मंगवा सकता है। तो ये भी कथन क्या हो गया? ये भी कथन सही है। तो दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो कथन 1 और कथन 2 यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। कार्य की दशा के आधार पे इकोनॉमी के प्रकार देखते हैं। किसके आधार पे? कार्य की दशा के आधार पे इकोनॉमी के प्रकार देखते हैं कि इकोनॉमी कितने टाइप का होता है। तो दोस्तों एक होता है संगठित अर्थव्यवस्था और दूसरा होता है असंगठित अर्थव्यवस्था। संगठित यानी संगठित है, असंगठित यानी असंगठित है। तो देखते हैं कि संगठित अर्थव्यवस्था क्या होता है और असंगठित अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो संगठित अर्थव्यवस्था क्या होता है इसके विषय में जान लेते हैं। तो दोस्तों ऐसी आर्थिक गतिविधियां जो पंजीकृत हो तो इनके योगदान से बनने वाली अर्थव्यवस्था संगठित अर्थव्यवस्था होता है। इसका मतलब ये हुआ कि संगठित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जितनी आर्थिक गतिविधियां होती है वो सारा के सारा क्या होती है? पंजीकृत होती है। और पंजीकृत होती है। इस अर्थव्यवस्था में काम करने वाले कर्मचारी जो होते हैं उनको सवेतन छुट्टी मिलती है, बीमारी के कारण छुट्टी मिलती है, इन सब का प्रावधान रहता है। इसके साथ रोजगार की अवधि नियमित होती है, यानी जो कर्मचारी काम करता है उनका कार्य का घंटा नियमित होता है, उनको सवेतन छुट्टी दी जाती है, बीमारी के कारण छुट्टी दी जाती है। इन सब चीज़ों का प्रावधान रहता है। दोस्तों क्या क्या रहता है? तो जो संगठित क्षेत्र होता है, संगठित अर्थव्यवस्था होता है, उसमें जो भी गतिविधियां होती है, जो भी आर्थिक गतिविधियां होती है वो पंजीकृत होती है। तो पंजीकृत गतिविधियां है, इसका मतलब ये हुआ कि इस अर्थव्यवस्था में अगर कोई कर्मचारी काम करेगा तो उसको सवेतन छुट्टी मिलेगा, बीमारी के कारण छुट्टी मिलेगा, और रोजगार की जो अवधि होगी, जो काम के घंटे होंगे वो नियमित होंगे। तो ये हुआ संगठित अर्थव्यवस्था, यानी बिल्कुल संगठित है। लेकिन एक होता है असंगठित अर्थव्यवस्था। तो इसके विषय में भी हम जान लेते हैं कि असंगठित अर्थव्यवस्था क्या होता है। अच्छे से देखना है। असंगठित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होता है जिसमें आर्थिक गतिविधियां पंजीकृत नहीं होती है, जिनमें आर्थिक गतिविधियां यानी इकोनॉमिक जो गतिविधियां हो रही है वो पंजीकृत नहीं होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी पंजीकृत नहीं होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? असंगठित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। जैसे ठेला वाला, गली के किराना स्टोर, ये लोग क्या किसके अंतर्गत आते हैं? असंगठित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इनके लिए नियम कानून तो होता है लेकिन ये लोग नियम कानून को फॉलो नहीं करते हैं। क्योंकि असंगठित अर्थव्यवस्था के लिए नियम और कानून तो होते हैं, भले इसका पालन कोई नहीं करता है, लेकिन आपको ध्यान देना है जिस प्रकार संगठित अर्थव्यवस्था के लिए नियम और कानून होते हैं उसी प्रकार असंगठित अर्थव्यवस्था, असंगठित क्षेत्र के लिए भी नियम कानून होते हैं, भले असंगठित क्षेत्र के लोग इसका पालन नहीं करते हैं। इसके साथ एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि असंगठित अर्थव्यवस्था में रोजगार सुरक्षित नहीं रहता है। इसका मतलब ठेले वाले का रोजगार सुरक्षित नहीं है, गली के किराना स्टोर का रोजगार सुरक्षित नहीं है। यहाँ श्रमिकों को बिना किसी कारण कार्य से हटाया जा सकता है, लेकिन संगठित क्षेत्र में श्रमिकों को बिना कारण कार्य से नहीं हटाया जा सकता है। तो यही अंतर होता है संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में। तो दोस्तों कुछ एमसीक्यू के विषय में देख लेते हैं। पहला एमसीक्यू है इस पे आधारित। क्या है पहला एमसीक्यू?
तो पहला एमसीक्यू है कि अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्रों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। दोस्तों पहले मैं बता दूं कि संगठित क्षेत्र वो होते हैं जहां नियम और कानून होते हैं, इस नियम और कानून का सभी लोग पालन करते हैं, कर्मचारियों को छुट्टी मिलती है, बीमारी पे छुट्टी मिलती है, इस टाइप का क्षेत्र होता है संगठित क्षेत्र। तो कथन हम पढ़ लेते हैं। पहला कथन है कि संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सवेतन छुट्टी, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं होता है। अब ध्यान दीजिएगा, संगठित क्षेत्र है और बोल रहा है कि सवेतन छुट्टी, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं होता है। दूसरा कथन है संगठित क्षेत्र में वे उद्यम आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है, ठीक। और तीसरा है संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है। तो दोस्तों हम एक एक करके आते हैं। तो पहला कथन क्या है? पहला कथन क्या है कि संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सवेतन छुट्टी, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं रहता है। ये बात गलत है। संगठित क्षेत्रों में कर्मचारियों को सवेतन छुट्टी, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का प्रावधान होता है। तो ये कथन क्या हो गया दोस्तों? ये गलत हो गया। दूसरा कथन की ओर आते हैं। संगठित क्षेत्र में वे उद्यम आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होता है। क्या होता है? नियमित होता है। तो संगठित क्षेत्र में बिल्कुल नियमित होता है, कर्मचारियों का कार्य का घंटा नियमित होता है। तो ये कथन क्या हो गया? सही हो गया। तीसरा कथन है संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। आपको पता है क्या होते हैं? पंजीकृत होते हैं। लेकिन असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं? पंजीकृत नहीं होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है। बिल्कुल सही बात है कि जो संगठित क्षेत्र है वो पंजीकृत होते हैं और उनके कर्मचारियों को सरकारी नियमों और विनियमों का पालन करना होता है। इस प्रकार कथन 3 सही हो गया। तो एक गलत है, 2 और 3 सही है। तो कूट के हिसाब से देखें तो ऑप्शन हो जाएगा, इसमें एक गलत हो गया था, 2 और 3 सही था, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, असंगठित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 2 कथन दिया हुआ है। असंगठित क्षेत्र के लिए कोई नियम एवं विनियम नहीं होते हैं और दूसरा है यहाँ रोजगार सुरक्षित नहीं होता है और श्रमिकों को बिना किसी कारण कार्य से हटाया जा सकता है। दोस्तों मैं क्या बताया था कि असंगठित क्षेत्र जो होता है, असंगठित अर्थव्यवस्था जो होता है, वहाँ भी नियम और कानून होते हैं, वहाँ भी नियम और कानून होते हैं। भले उसका पालन कोई करे या ना करे, ठेला वाला करे या ना करे, गली का किराना स्टोर वाला करे या ना करे, लेकिन वहाँ भी असंगठित क्षेत्र में भी नियम और कानून होते हैं। लेकिन पहला कथन क्या बोल रहा है? असंगठित क्षेत्र के लिए कोई नियम एवं विनियम नहीं होता है। इस प्रकार कथन 1 गलत हो जाएगा। यहाँ रोजगार सुरक्षित नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। असंगठित क्षेत्र में रोजगार सुरक्षित नहीं होता है, श्रमिकों को बिना किसी कारण ऐसे कार्य से हटाया जा सकता है, ये भी बात सही है। इस प्रकार कथन 2 नंबर पॉइंट क्या हो गया? सही हो गया। तो इस प्रकार आंसर देखा जाए तो केवल 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये क्वेश्चन है कथन और कारण पे। कथन दिया हुआ है सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के लाभ संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलते हैं, ठीक। सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के लाभ संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलते हैं। कारण क्या है? असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की कमाई संगठित क्षेत्र की तुलना में कम होता है। तो दोस्तों इसका कौन सा सही आंसर होगा तो देख लेते हैं। दोस्तों ये पहला कथन जो है सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के लाभ संगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों को मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारी है वही सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का लाभ ले सकता है। जो ठेले वाले हैं, जो गली का किराना स्टोर है, इस व्यवस्था का लाभ नहीं ले पाता है। तो ये कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन यानी कारण है असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की कमाई संगठित क्षेत्र की तुलना में कम होती है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि संगठित क्षेत्र में जॉब परमानेंट होता है लेकिन असंगठित क्षेत्र में जॉब परमानेंट नहीं होता है। इनको कभी भी निकाला जा सकता है, ये लोग बेरोजगार भी हो सकते हैं, लेकिन संगठित क्षेत्र में ऐसा नहीं है। तो असंगठित क्षेत्र की कमाई कम है अपेक्षाकृत संगठित क्षेत्र का, तो कारण भी सही है। लेकिन दोस्तों जो कथन है उसका व्याख्या कारण नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक के आधार पे इकोनॉमी के प्रकार। वर्ल्ड बैंक ने भी इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमी के प्रकार में कुछ डिफाइन किया है। पहला है लो इनकम कंट्री, दूसरा है मिडिल इनकम कंट्री, और तीसरा है हायर इनकम कंट्री। मिडिल इनकम कंट्री के तहत दो आ जाता है, मिडिल लोअर इनकम कंट्री और मिडिल अपर इनकम कंट्री। दोस्तों इसको इकोनॉमी और कंट्री दोनों बोला जा सकता है, लोअर इनकम इकोनॉमी, मिडिल इनकम इकोनॉमी, हायर इनकम इकोनॉमी या हायर इनकम कंट्री। तो दोस्तों देख लेते हैं लो इनकम कंट्री क्या होता है। लो इनकम कंट्री निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो जिन देशों में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिन देशों में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जो होता है $1006 से कम हो, तो इसे लो इनकम इकोनॉमी कहते हैं। दोस्तों अपने भाषा में समझते हैं। अगर किसी देश की एक व्यक्ति का इनकम, अगर किसी देश के एक व्यक्ति का इनकम $106 से कम है, तो वो देश क्या कहलाएगा? लो इनकम इकोनॉमी कहलाएगा। इसमें लगभग 37 देश हैं। अच्छे से समझिएगा दोस्तों, लो इनकम कंट्री कौन कहलाएगा? तो जिस देश में अगर किसी व्यक्ति का इनकम है, यदि किसी व्यक्ति की आय है वो $106 से कम है, तो वो लो इनकम इकोनॉमी कहलाएगा। इसमें कुल 37 देश है, इसमें कुल 37 देश है। अब आते हैं मिडिल इनकम कंट्री के विषय में दोस्तों। तो मिडिल इनकम कंट्री क्या होता है, मिडिल इनकम इकोनॉमी क्या होता है? तो इसके तहत दो इकोनॉमी आता है, एक मिडिल लोअर इनकम इकोनॉमी, एक मिडिल अपर इनकम इकोनॉमी। तो 106 से $3,995 के बीच अगर कोई व्यक्ति कमाता है किसी देश में, तो वो हो जाएगा मिडिल लोअर इनकम इकोनॉमी। अगर किसी देश में अगर कोई व्यक्ति 1,006 से $3,995 के बीच कमाता हो, यानी व्यक्तियों का जो औसत आय हो वो 1,006 से $3,995 के बीच हो, तो उस इकोनॉमी को क्या कहेंगे? मिडिल लोअर इकोनॉमी। लेकिन अगर वही इनकम, उसी देश की अगर इनकम, औसत इनकम अगर 3,996 से $12,375 के बीच हो, तो वो देश क्या कहलाएगा? मिडिल अपर इनकम। बात को ध्यान में रखना है। 1,006 से लेकर $12,375, 1,006 से अगर कोई कम कमाता है तो लो इनकम कंट्री में आ जाएगा। अगर किसी कंट्री का औसत आय अगर $1,006 से कम है, तो वो हो जाएगा लोअर इनकम कंट्री वाला देश, लो इनकम कंट्री वाला देश। लेकिन 1,006 से 12,375 के बीच अगर कमाता है, तो वो हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा मिडिल इनकम कंट्री। लेकिन इसमें भी दो डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें क्या है कि 1,006 से 3,995 तक अगर किसी देश का औसत इनकम है एक व्यक्ति का, तो वो हो जाएगा मिडिल लोअर इनकम कंट्री। और 3,995 से 12,375 के बीच है, तो वो हो जाएगा मिडिल अपर कंट्री। यही बात इसमें बताया गया है कि अगर 1,006 से $3,995 के बीच है, तो वो मिडिल लोअर इनकम कंट्री हो जाएगा, और 3,996 से 12,375 के बीच है तो मिडिल अपर कंट्री हो जाएगा। दोस्तों मिडिल लोअर इनकम कंट्री में 47 देश है, इंडिया भी इसमें शामिल है। इंडिया किस में शामिल है? तो मिडिल लोअर इनकम कंट्री में। उसके बाद 3,996 से 12,375 यानी मिडिल अपर इनकम कंट्री में कुल 60 देश हैं। इसमें इंडिया नहीं है। इंडिया का क्या होगा कि इस मिडिल लोअर इनकम कंट्री से मिडिल अपर इनकम कंट्री में जाएगा, फिर जाके हायर इनकम कंट्री में जा पाएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं हायर इनकम कंट्री क्या होता है। तो हाई इनकम कंट्री जिन देशों में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी औसत आय, मान लीजिए कि अगर किसी देश का औसत आय, प्रति व्यक्ति का औसत आय $12,375 से अधिक है, तो इसे हाई इनकम इकोनॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाई इनकम इकोनॉमी। अगर किसी देश का प्रति व्यक्ति औसत आय जो है $12,375 से अधिक है, तो वो हो जाएगा हाई इनकम कंट्री। इसमें कुल 80 देश है। दुनिया में लगभग 258 देश है, जिसमें
18 देश की जीडीपी की गणना की जाती है। तो दोस्तों ये पता चला कि लो इनकम कंट्री क्या होता है, मिडिल इनकम कंट्री क्या होता है और हाई इनकम कंट्री क्या होता है। तो दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं कि लो इनकम कंट्री, मिडिल इनकम कंट्री और हाई इनकम कंट्री। तो जो $1006 से किसी देश के औसत व्यक्ति का इनकम है तो वो वाला कंट्री हो जाएगा लो इनकम कंट्री। मिडिल में 2 आ जाता है, 1006 से 3995 के बीच वाला हो जाएगा मिडिल लोअर इनकम कंट्री, और 3996 से 12375 के बीच जिसका होगा डॉलर के बीच होगा वो हो जाएगा मिडिल हाइयर कंट्री। और हाई कंट्री क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 12375 से 12375 डॉलर से अधिक वाला आय वाला, तो वो हो जाएगा हाई इनकम कंट्री। तो दोस्तों ये होता है। अब एक एमसीक्यू देख लेते हैं। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला कथन है भारत में लोगों को सबसे अधिक रोजगार प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त है, ठीक। दूसरा है भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र में है, तृतीयक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक दो और कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, जो प्राथमिक क्षेत्र है उसे हम कृषि का क्षेत्र भी बोलते हैं और जो तृतीयक क्षेत्र है उसे सेवा क्षेत्र बोलते हैं, ठीक। तो कृषि क्षेत्र का जीडीपी में जो योगदान है 15 से 17% है, जबकि सेवा क्षेत्र का लगभग 60% है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का है, तो बिल्कुल सही है, तो ये कथन सही हो जाता है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा रोजगार, सबसे ज़्यादा मजदूर, सबसे ज़्यादा लोग रोजगार किस में पाते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में ही पाते हैं। तो पहला कथन भी सही हो जाता है कि भारत में लोगों को सबसे अधिक रोजगार प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मिलता है। इस प्रकार हम देखें तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही है, 1 और 2 दोनों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।